फ्रेंड, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग धीरे धीरे तीसरे चरण में प्रवेश करने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 फेजेस के क्रम में हमने आपको बताया था 1885 से 1905 ईस्वी के बीच का प्रथम 20 वर्ष का जो चरण रहा था उसे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण कहा गया। और हमने ये बताया था कि इस चरण को नरमपंथी चरण कहा गया। और क्यों कहा गया इसके कारण हमने बताए थे, उसमें अभी बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। और जिन्हें देखना है, ठीक है, वो पहला वीडियो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक परिचय हमने उसमें डाला, उसमें डिटेल में हमने बात की है। ठीक है, 1885 से 1905 ईस्वी के बीच के प्रथम चरण के बाद 1905 से 1919 ईस्वी के बीच का दूसरा चरण प्रारंभ होता है। इसे उग्रपंथी या गर्मपंथी चरण कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, और हमने जो है इस द्वितीय चरण में हमने बात की थी स्वदेशी आंदोलन के बारे में, हमने बात किया 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, हमने बात की दिल्ली दरबार के बारे में 1911 का। ठीक है, फिर हमने बात किया 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, फिर हमने बात की थी 1916 के जो है होम रूल आंदोलन के बारे में, जिसका परिणाम ये रहा कि 20 अगस्त 1917 ईस्वी को उस समय के भारत सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने एक घोषणा की और उसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश सरकार की यह नीति है कि भारतीय प्रशासन में भारत की जनता को स्थानीय रूप से जो है उनको भागीदार बनाया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर 1919 ईस्वी में एक भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। उसी भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहकर पुकारा जाता है। ये सारी की सारी जो घटनाएं थी ना, ये सारी की सारी घटनाएं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में जो है वो क्या हुआ, संपन्न हुआ। इसके बाद देखिएगा 1919 ईस्वी से भारत के अंदर जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण प्रारंभ होता है और वो जो चरण है उसे गांधी युग के नाम से पुकारा जाता है। जब राष्ट्रीय आंदोलन अपने दूसरे चरण में था, यानी 1905 से 1919 ईस्वी के बीच, तो ये दूसरा चरण हिंदुस्तान में चल रहा था। इसी बीच 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी का जो है साउथ अफ्रीका से लगभग 22 वर्षों का समय व्यतीत करने के बाद हिंदुस्तान जो है फाइनली आना होता है। उस समय जैसा कि हमने बताया प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, और गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले रहे, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी से यह कहा था कि हिंदुस्तान के अभी किसी आंदोलन में शरीक होने से या भाग लेने से बेहतर होगा कि अभी भारत भ्रमण करिए और भारत की परिस्थितियों का जो है आकलन करिए, मूल्यांकन करिए। ठीक है, अभी 1 साल का समय इसमें दीजिए और गांधी जी ने वैसा ही किया। हालांकि जो है 3 छोटे छोटे स्थानीय संघर्षों का नेतृत्व भी किया था। अहमदाबाद में जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन हो गया, इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हो गया। तो इन 3 छोटे छोटे स्थानीय संघर्षों में हिस्सा लिया और उसमें सफलता भी हासिल की। और उनमें मिली सफलता की वजह से गांधी जी को इस बात का कॉन्फिडेंस जो है वो पैदा हुआ कि हिंदुस्तान के अंदर भी जो है साउथ अफ्रीका में हमने आंदोलन के जिन तरीकों का प्रयोग कर वहां थोड़ी बहुत जो सफलता हासिल की, उसका प्रयोग हिंदुस्तान में भी किया जा सकता है। इस बात का विश्वास, इस बात का कॉन्फिडेंस जो है उनको कहां से मिलता है? उनको मिलता है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह में सफलतापूर्वक नेतृत्व करने से, ब्रिटिश सरकार को जो है कह सकते हैं नतमस्तक करने से उनको इस बात का जो है वो क्या हुआ, कॉन्फिडेंस मिला। ठीक है, लेकिन वो स्थानीय नेतृत्व की बात थी, स्थानीय मुद्दे थे, उसके स्थानीय रूप से नेतृत्व किया। ये अखिल भारतीय स्तर के संघर्ष जो है वो क्या कि नहीं थे। ठीक है, इसके बाद हिंदुस्तान में उस समय होम रूल आंदोलन भी चल रहा था और जो है एनी बेसेंट ने जो है कोशिश की थी कि महात्मा गांधी जो है वो भी इस आंदोलन में शामिल हो 1916 के होम रूल आंदोलन में, लेकिन गांधी जी जो उसमें शामिल नहीं हुए। गांधी जी ने यह कहकर जो है मना कर दिया। उन्हें कहा कि मैं किसी संगठन में इस रूप में शामिल हो सकता हूं कि मैं अपने प्रकाश से हम उसे कुछ रोशनी प्रदान कर सके। मैं किसी के प्रकाश से रोशनी पाने के लिए मैं उस जो है वो आंदोलन में शरीक नहीं होऊंगा। ठीक है, उनका यह कहना था। ठीक है, और उस वजह से प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में उन्होंने जो है वो क्या है कि होम रूल आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं किया।
इसके बाद आप देखिएगा 1919 में कुछ एक ऐसी परिस्थितियां हिंदुस्तान के अंदर आती है जिसकी वजह से भारत के अंदर महात्मा गांधी का सक्रिय जो पार्टिसिपेशन है वो पार्टिसिपेशन प्रारंभ होता है। फिर एक नए युग की शुरुआत होती है जिसे गांधी युग कहकर पुकारा जाता है। यहां पर यह ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी के अगर राजनीतिक पूर्वाधिकारी की बात करें, यानी कि अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में किसके राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। रीजन क्या था कि भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के पूर्व जिनका ज्यादा असर था वो बाल गंगाधर तिलक थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की असहयोग आंदोलन के दौरान मतलब जो है कह सकते हैं प्रारंभ जिस तारीख हुआ था उसी तारीख को बाल गंगाधर तिलक की जो है वो डेथ हो गई थी, ठीक है। और तिलक के युग का एक प्रकार से अवसान हुआ था, उसका डिक्लाइन हुआ था और गांधी जी ने धीरे धीरे 1919 से ही जो है अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया था और इस वजह से महात्मा गांधी का एक युग जो है वो प्रारंभ होता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा और अंतिम चरण कहा जाता है। और इस चरण में क्यों जो है हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें कि वास्तव में क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से महात्मा गांधी के नाम से एक नया फेज ही स्टार्ट हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, ठीक है। तो इसके पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहली बात कि अगर नरम पंथियों की राजनीति को देखें तो वो शांतिपूर्ण संवैधानिक आंदोलन के तरीकों में विश्वास करते थे, ठीक है। इसके बाद गर्म पंथियों की राजनीति की अगर हम बात करें तो गर्म पंथियों की जो राजनीति थी वो क्या थी, नरम पंथियों की राजनीति की आलोचना करने में उनका ज्यादा एनर्जी जाता था और नरम पंथियों की राजनीति को वो भिखमंगी राजनीति कहते थे, उसको कोई कारगर जो है आंदोलन का तरीका कहकर नहीं पुकारते थे और उनको यह लगता था कि नरम पंथी राजनीति से हिंदुस्तान के लिए प्रथम 20 वर्षों में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सका। इसके बाद क्या हुआ, 1905 से गर्मपंथी का युग स्टार्ट होता है, स्वदेशी आंदोलन होता है और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट तो सही हुआ, जोर शोर से हुआ, लेकिन गर्मपंथी इसमें शामिल जो युवा थे उन युवाओं को सही डायरेक्शन नहीं दे पाए, पहली बात। दूसरी बात क्या थी कि वो नरमपंथियों से किस रूप में उनकी राजनीति भिन्न है, इस बात को जो है इस अंतर को वो स्पष्ट नहीं कर पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि पूरी एनर्जी नरमपंथियों की राजनीति की आलोचना करने में व्यतीत करते थे, तो इस वजह से क्या हुआ कि आंदोलन जो है वो तितर बितर हुआ। और सबसे बड़ी बात, आंदोलन का तितर बितर होने का सबसे बड़ा जो कारण था ब्रिटिश सरकार का आक्रामक जो तेवर था, उनका जो एग्रेसिव जो है कह सकते हैं कि उनका तेवर था, उसकी वजह से राष्ट्रीय आंदोलन का जो दूसरा चरण था उस चरण में भी काफी दिक्कतें राष्ट्रीय आंदोलन को उठानी पड़ी थी, ठीक है। इस तो ये जो दो चरण थे ना, इस चरण में ठीक है जनता में राष्ट्रवाद की भावनाएं जो है वो भड़की थी, पनपी थी और धीरे धीरे राष्ट्रवाद का जो प्रभाव था वो जन जन तक में पहुंचने लगी थी। लेकिन यहां पर इस दौरान क्या था कि नरमपंथी सही डायरेक्शन भारतीय जनमानस को नहीं दे पाए। गर्मपंथियों में एक उम्मीद दिखी थी विशेषकर युवाओं को, लेकिन वह भी जो है युवाओं क्या ताकत का सही तरीके से जो है इस्तेमाल वो नहीं कर सके। वो उसके अंदर जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भड़कती जो क्रोध की ज्वाला थी उसका वो सही तरीके से निवारण नहीं कर पाए, सही तरीके से उसका अभिव्यक्तिकरण नहीं दे पाए, सही तरीके से उनका डायरेक्शन जो है वो क्या है कि नहीं प्रदान कर पाए और इस वजह से क्या हुआ, गर्मपंथियों में काफी निराशा थी। तो नरमपंथी हो या गर्मपंथी हो, इन दोनों कह सकते हैं कि दोनों महान थे, उनके जो नेता थे वो ग्रेट थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों की जो राजनीति अब तक रही वो वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन को सही दिशा प्रदान नहीं कर पाई। भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की जो भावनाएं कह सकते हैं पनप रही है, जो मजबूत हो रही है, उसका प्रयोग राष्ट्र के निर्माण में कैसे किया जा सकता है, ये दोनों नरमपंथी और गर्मपंथी ये इसको सही दिशा प्रदान नहीं कर सके। महात्मा गांधी का इस रूप में सबसे बड़ा जो योगदान है वो योगदान यही है कि जनता का जो असंतोष था उस असंतोष को राष्ट्र के निर्माण में लगाया और उन्होंने जन जन तक में अपनी पहुंच बनाई। गांधी जी के पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस की एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि कमियां यह थी कि वो जन जन का संगठन नहीं बन पाया था। इसलिए जो है कभी मतलब जो है लॉर्ड कर्जन जो है इसने कहा था कि भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ये सूक्ष्म लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली संस्था है, ठीक है, वो उसने ये कहा था। तो यहां पर ये समझना है कि कांग्रेस अभी जन जन का
जन जन का आंदोलन या जन जन की संस्था जो है वो नहीं बन सकी थी। गांधी जी ने क्या किया कि उन्होंने जो है सबसे पहला काम किया, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन। आपने देखा होगा कांग्रेस अधिवेशन में, जो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, उस नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था और उसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ और उसमें जो है सबसे पहले 4 आना वार्षिक सदस्यता शुल्क जो है वो कर दिया गया, यानी 4 आना देकर साल भर के लिए कोई भी कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। और इसका परिणाम यह हुआ कि जन जन तक में जो है कांग्रेस संगठन का प्रचार प्रसार हुआ। यह गांधी जी के युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। और दूसरी बात कि गांधी जी ने क्या है कि उन्होंने ये देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक क्या था? वो ड्रॉबैक यह था कि इसमें क्या था कि 3 दिन का एक तरह से बैठकें हुआ करती थी कांग्रेस की, ठीक है, साल भर में 3 दिन की बैठक हुई। इसके बाद 3 दिन की बैठक के बाद वर्ष भर जो है काम कैसे चलेगा, इसकी कोई अस्थायी संस्था की जो है व्यवस्था उस समय जो है वो कांग्रेस के सम्मुख मौजूद नहीं था। महात्मा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने जो है कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन लाते हुए एक सबसे पहले 15 सदस्य ही जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का गठन किया जिसके सदस्यों की संख्या 300 होती थी। तो ये दोनों तरह की जो संस्था होती थी वर्ष भर वो कार्य देखती थी, ठीक है, वर्ष भर कार्य देखती थी। तो इसमें क्या हुआ कि 3 दिन का जो वार्षिक अधिवेशन होता था, उस वार्षिक अधिवेशन में विचार विमर्श होते थे, सब लोग मिलजुल कर डिसीजन लेते थे देश के लिए। और उस डिसीजन पर साल भर काम करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का गठन किया। प्रांतीय कांग्रेस समितियों का भी गठन किया। भाषाई आधार पर जो है ऐसी समितियों का गठन हुआ। तो ये सबसे क्या हुआ कि जनता का जो कह सकते हैं कि जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी, उन भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण का एक बेहतर प्लेटफॉर्म, एक बेहतर मंच जो है वो क्या है कि प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात कि गांधी जी ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया और उन्होंने अपनी पूरी फिलॉसफी लगाई। उन्होंने जो है सारी बातों का, सिद्धांतों का उन्होंने जो है वो क्या है कि शास्त्रीय विवेचन किया। शास्त्रीय विवेचन कहने का मतलब है कि उसका जो है उन्होंने अनशन की अगर बात की तो अनशन को डिफाइन किया उन्होंने अगर असहयोग की बात की, अगर उन्होंने सविनय की बात की, अगर उन्होंने हिजरत की बात की, अगर उन्होंने जो है अहिंसा की बात की, यदि उन्होंने सत्याग्रह की बात की, तो सबको उन्होंने क्या किया, डिफाइन किया। आमरण अनशन क्या होता है, अनशन क्या होता है, हड़ताल जब बात करेंगे तो हड़ताल क्या है, जुलूस क्या है, बहिष्कार क्या है। इसके पहले जुलूस होते थे, हड़ताल होते थे, अहिंसा की बात करते सब लोग थे, किसी को मारने की बात नहीं करते थे, अहिंसा की बात सब लोग करते थे। लेकिन इन सारे जो सिद्धांत है ना, इन सिद्धांतों को एक फिलोसॉफिकल जो है बेस प्रदान करना, उसको एक ठोस दार्शनिक आधार प्रदान करना, उसका एक प्रॉपर सैद्धांतिक विवेचन निरूपित करना, ये सब जो है गांधी युग में हुआ। और गांधी जी ने जो अहिंसा किसी के लिए पॉलिसी थी, जो सत्य की बात है, जो अनशन, हिजरत, सविनय, असहयोग, ये सब जो है किन्हीं के लिए अगर जो है वो क्या है कि एक पॉलिसी थी। महात्मा गांधी ने क्या किया कि उससे जो है पॉलिसी से भी थोड़ा ऊपर एक धर्म का दर्जा दिया और उसको जीवन में कह सकते हैं कि केवल मजबूरियां है इसलिए अपनाने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये हमारे स्वभाव का अंग होना चाहिए, ये हमारे डे टू डे लाइफ का एक पार्ट जो है वो क्या है कि बन जाना चाहिए। और इस तरह से महात्मा गांधी ने क्या किया कि उन्होंने सिद्धांतों का विवेचन किया। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, हम कैसे राष्ट्रवाद को जन जन तक में पहुंचा पाए, कांग्रेस की सांगठनिक जो है उसके संरचना में किस तरह का परिवर्तन किया जाए कि वो आम लोगों का संगठन बन सके, उसकी प्रांतीय समितियों का काम कैसे होना चाहिए, कैसे कांग्रेस वर्किंग कमेटी काम करेगी, कैसे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी काम करेगी। ये सारी जो बातें थी, उन छोटी छोटी बातों पर महात्मा गांधी ने गौर किया और उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि ब्रिटिश सरकार को हम खुलकर हथियारों, हमारे पास जो कह सकते हैं परंपरागत जो हथियार है, उन हथियारों से, लाठी डंडे से हम ब्रिटिश सरकार का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से कार्य करें कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। ये गांधी जी ने क्या किया, एक प्रकार से इन सारी चीजों पर उन्होंने विचार करना प्रारंभ किया, उन्होंने उसको डिफाइन करना प्रारंभ किया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ताकत का आकलन किया
और फिर उन्होंने एक ऐसे संघर्ष के हथियार का इजाद किया जो दुनिया के शस्त्रागार में अनूठा था, जो कह सकते हैं कि दुनिया में किसी को मारे बिना वो क्या है कि उनको जीत लेने की जो है वो कला की बात करता था। ठीक है, जिनकी ध्यान में या जिनकी नजर में कहीं पर भी जो है वो क्या है कि सामने वाले के लिए जो है विरोध की भावनाएं नहीं थी, कोई जो है वो क्या है कि वो घृणा की भावना नहीं थी, भावना सिर्फ उनके कृत्यों की थी, ना कि उस व्यक्ति की। इसलिए बार बार वो कहते थे कि पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। तो महात्मा गांधी का जो युग है वो युग इसलिए कहलाता है, इसलिए गांधी जी के नाम पे पड़ा, क्योंकि उसके पहले भी बहुत सारे लोग थे, उसके पहले उसके बाद भी अगर आप देखिएगा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि 1920 का जो असहयोग आंदोलन था, ठीक है ना, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, अब आप सोचिए कि उसके पीछे क्या फिलॉसफी है कि 1915 ईस्वी में हिंदुस्तान गांधी जी वापस आते हैं। उन्होंने क्या देखा प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियां, ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी इन्वॉल्व कर लिया है और क्या है कि उसकी स्थिति खराब है, ठीक है, और भारतीयों का सहयोग चाहिए होगा उनको। तो गांधी जी ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि ब्रिटिश सरकार अभी मुश्किल की स्थिति में, तो अभी इनके खिलाफ हमें कोई संघर्ष नहीं करना चाहिए। भले ही उन्होंने भारतीयों से सलाह मशविरा किए बगैर भारत को उस युद्ध में शामिल कर लिया है, लेकिन इन परिश्रम परिस्थितियों में उनके खिलाफ कोई संघर्ष नहीं, बल्कि उनको सपोर्ट की आवश्यकता है। और उनका यह कहना था कि सामने वाले से अगर हम कुछ पाने की उम्मीद करते हैं तो हमें क्या है कि हमें उनके मुश्किलों में हमें उनका साथ देना चाहिए और साथ देना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने क्या किया कि जगह जगह पे घूम घूम कर भारतीयों से आह्वान किया, भारतीयों से यह बतलाया कि वो ब्रिटिश सेना में शामिल होकर वो मित्र राष्ट्र के लिए संघर्ष करे। इसलिए गांधी जी को उस समय सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट कहकर भी जो है पुकारा गया। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में दिए गए सहयोग से खुश होकर उन्हें कैसरे हिंद की उपाधि जो है वो प्रदान की थी। तो गांधी जी ने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध की विषम परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट देना उचित समझा, लेकिन क्या हुआ कि सहयोग देने के बदले में ब्रिटिश सरकार ने कह सकते हैं कि भारतीयों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया। आप इनाम नहीं दे सकते हो किसी के अच्छे कृत्यों का, तो फिर उसके साथ दुर्व्यवहार तो कम से कम हमें करना नहीं चाहिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से कुछ ऐसा ही किया। भारतीय काफी रुष्ट हुए, काफी नाराज हुए, गांधी जी भी जो है उसमें काफी नाराज हुए, तो उनका मन जो है एक प्रकार से खिन्न उठा। लेकिन उसके बाद जो है रॉलेट अधिनियम पारित हुआ, फिर जालियांवाला बाग कांड हुआ। ये सब क्या है, ये हम आगे बात करेंगे। जालियांवाला बाग कांड हुआ, इसके बाद गांधी जी का मन जो है वो खिन्न उठा। उन्होंने रॉलेट अधिनियम को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा। और लास्ट में जब जालियांवाला बाग कांड हुआ, जालियांवाला बाग कांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ का लागू कर दिया जाना, भारतीयों के साथ जो है दुर्व्यवहार करना, ये सारी ऐसी बातें थी जो गांधी जी के प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में उनके जो शांतिपूर्ण सहयोग की जो नीति थी वो असहयोग में तब्दील होता है और फिर असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। तो यहां पे क्या होता है कि गांधी जी जिन्होंने साउथ अफ्रीका में उन्होंने सफलतापूर्वक भारतीयों के ऊपर होने वाले जो जुल्म थे उस जुल्म का प्रतिकार किया, तो उनका एक गुडविल पहले हिंदुस्तान में आगमन के पूर्व ही जो है उनके पक्ष में हवा यहां पे पहले से बन चुकी थी, उनका गुडविल यहां पे पहले से ही क्रिएट हो चुका था। इसलिए जब वो साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आते हैं तो चंपारण में पंडित राजकुमार जो शुक्ल थे, वो पंडित राजकुमार शुक्ल लखनऊ में आकर गांधी जी को बुलाते हैं। तो गांधी जी को ही बुलाने का रीजन क्या था, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी वो काम कर चुके थे और यहाँ के लोगों का विश्वास जो है उनके ऊपर बहुत जबरदस्त था। उनको लगता था कि ये जो है हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो जो है गांधी जी का, इसीलिए तो गांधी जी वास्तव में जो है हिंदुस्तान के अंदर जब आए तो वो क्या था कि उनकी जो सादगी थी और उनका जो अपने कह सकते हैं कि लक्ष्य के प्रति जो समर्पण का भाव था, जो वो मन में ठान लेते थे उसको वो हर हाल में कर लेते थे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, वो उसको अपने पक्ष में जो है वो करने की पुरजोर जो है वो कोशिश करते थे। यानी कि हार कभी नहीं मानने की
जो है वो क्या है कि वो उनकी उनकी अपनी एक सोच थी, हार जो एक मन में ठान लेते थे वो कभी भी उसके लिए जो है वो हार नहीं मानते थे। तो ये अपने आप में जो है वो क्या है कि गांधी जी की अपनी एक विशेषता थी। उन्होंने क्या किया कि इस पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने जिस भी सिद्धांत का, अगर सत्याग्रह की बात करते हैं, सत्याग्रह को डिफाइन किया, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। तो सत्य बराबर ईश्वर, ईश्वर बराबर सत्य कैसे है, ये गांधी जी ने कहा। ठीक है, गांधी जी ने बताया। गांधी जी ने क्या की, फिर जो उन्होंने कहा पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। किस आधार पे कहा, क्या ग्राउंड है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया कि सत्याग्रह कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो उन्होंने अनशन की बात की, बहिष्कार की बात की। ठीक है, इसके बाद जो है फिर हड़ताल की बात की। ठीक है, इसके बाद जो है फिर उन्होंने जो है मास मूवमेंट की भी बात की, गर्मपंथियों के जो तरीकों में था शामिल, मास मूवमेंट की भी बात करते थे, जन आंदोलन की भी बात करते थे। ठीक है, तो जनता का साथ लेकर चले। इसके बाद जैसे असहयोग की बात करते थे, तो असहयोग का क्या मतलब है, गांधी जी का रचनात्मक कार्यक्रम क्या था। ठीक है, गांधी जी के नकारात्मक कार्यक्रम क्या होते थे, सकारात्मक कार्यक्रम क्या होता था, रचनात्मक कार्यक्रम क्या होता था, सत्य क्या होता था, अहिंसा क्या है, अनशन किसको कहते हैं, उसके बाद आमरण अनशन क्या होता है, ये सारी बातें गांधी जी ने डिफाइन किया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में केवल पार्टिसिपेशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने जिस सिद्धांतों का सहारा लेकर, जिस मन स्थिति के साथ उन्होंने जो है उसमें भाग लिया, उन्होंने इसको डिफाइन किया, उसको बड़ी मजबूती से जो है लोगों के सम्मुख रखा, उसके फायदे, उसके प्रोस, उसके कॉन्स जो थे, उन सबों के बारे में उन्होंने जो है डिटेल में समझाया, डिटेल में बताया। और सबसे बड़ी बात कि फ्रंट फुट में जाकर, जिसको कहते हैं ना कि आकर लड़ने की बात है, कि वो एकदम आगे रहते थे। और उनके ऊपर आप समझ जाइए कि कई बार जानलेवा हमले हुए। 30 जनवरी 1948 को उनके ऊपर कह सकते हैं कि हमला हुआ, हत्या की गई। तो ये ऐसा नहीं था कि उनके ऊपर पहली बार ऐसा हुआ, इसके पहले कई बार ऐसा हो चुका था। लेकिन गांधी जी जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने जो है वो क्या है कि जो मन में ठान लिया था उसको किए बगैर वो नहीं मानते थे, चाहे मार्ग में कितनी भी जो है दुश्वारियां क्यों ना आ जाए। गांधी जी जो है उसमें लगे रहते थे, प्राणपण वो जो है उस मामले में वो इन्वॉल्व रहते थे। और जब तक कोई जो है सकारात्मक जो है वो दिशा नहीं दिखती थी, तब तक वो उसमें इन्वॉल्व रहते थे। तो ये गांधी जी की विशेषता थी। और गांधी युग की शुरुआत करने के पूर्व जो है मुझे लगा कि मैं एक वीडियो इस पे बनाऊं, मैं ये बताऊं आपको कि गांधी जी का जो है वो क्यों गांधी युग के नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि इसके पहले देखिए जवाहरलाल नेहरू थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, सब लोग जो है वो महान शख्सियत थे। शख्सियतों की कमी हिंदुस्तान में नहीं रही, बल्कि इस दौरान आपको एक से ग्रेट पर्सनालिटी जो है वो दिखेंगे। ठीक है, और उन सारे ग्रेट पर्सनालिटी को अगर आप एक साथ देख रहे हैं, तो किसी एक महान जो है विद्वान ने कहा था, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने ये कहा था कि भारतीय धरती पर एक साथ इतने महान विभूतियों का उपस्थित होना ही जो है इस बात की जो है वो क्या है कि समर्थन करता है कि भारत में पर जो है ईश्वर की विशेष कृपा दृष्टि है। ठीक है, तो उस समय एक से ग्रेट पर्सनालिटी थे। लेकिन गांधी युग के नाम से इस युग को पुकारे जाने का कारण क्या था, कारण ये था कि वास्तव में गांधी जी ने जो है जो भी पॉलिसी, अहिंसा इसके पहले हिंदुस्तान में नहीं था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अहिंसा को एक राजनीतिक हथियार भी बनाया जा सकता है। एक हिंसक मिजाज के जो व्यक्ति है उसके खिलाफ हम सामान्य तौर पर यही सोचते हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाना चाहिए, लोहा लोहे को काटता है, इस तमाम तरह के एग्जाम्पल्स होंगे। लेकिन गांधी जी का जो है वो क्या है कि उनका अपना जो है वो अलग तरीका था, वो हिंसा का जवाब अहिंसा से देते थे और सफलतापूर्वक उन्होंने करके दिखाया। और इसीलिए जो है वो एक आश्चर्य की बात थी कि कैसे क्रोध की ज्वाला में भड़कते व्यक्ति को कैसे आप जो है अपनी अहिंसा की जो कह सकते हैं कि जो धर्म है, जो आपके आचरण है, जो आपके मूल्य है, उन मूल्यों से कैसे आप जो है एक हिंसक मिजाज के व्यक्ति को आप जीत सकते हो, कैसे उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हो, कैसे उन्हें पराधीन जो जनता है उसको स्वाधीन बनाने के लिए
कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, ये महात्मा गांधी ने ही जो है वो किया था। और महात्मा गांधी की बात मतलब ब्रिटिश सरकार पर गहरा असर पड़ता था, ठीक है, और ब्रिटिश सरकार घबराती थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार एक एक जो है वो पल की खबर रखती थी। और वास्तव में गांधी जी ने जो है अंततः ये सिद्ध किया कि अहिंसा के माध्यम से भी जो है हम अंग्रेजों के या कुशासन में डूबे किसी सत्ता का वो पुरजोर विरोध कर सकते हैं, सफलतापूर्वक उसे कुशासन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। और यही कारण रहता है कि मोहम्मद जो आइंस्टीन थे, जर्मनी के महान जो है फिलोसोफर, महान जो है वैज्ञानिक है, आइंस्टीन ने यह कहा था गांधी जी के बारे में कि आने वाली पीढ़ी शायद ही कभी यह विश्वास कर सकेगी कि हाड़ मांस का ऐसा मानव कभी इस धरती पर विचरण करता था। गांधी जी ने जिस तरीके से आंदोलन के, जिस अहिंसक तरीके से उन्होंने जो है भारत की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उम्मीद करता हूं कि आप गांधी युग की जो बैकग्राउंड है, जो पृष्ठभूमि है, उसको आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। और अब जो है हम लोग गांधी जी से सबसे पहले जुड़ी हुई जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, छोटी छोटी बातें हैं, वो हम पहले समझेंगे, इसके बाद गांधी जी के आंदोलन की बात करेंगे। तो हम लोग फिर कल एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।